तीन अतरंगी लड़के जो अपने दोस्त को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। एक डेमोगॉर्गन जो खींचा चला आता है खून की तरफ, और एक सुपर पावर्ड टकली बच्ची। स्ट्रेंजर थिंग्स एक जबरदस्त हॉरर साईफाई मिस्ट्री ड्रामा है जिसका फाइनल सीजन हमारे सामने आ ही गया। पर आपको पिछले सीजन का कुछ याद है? नहीं याद तो मैं किस लिए हूँ। तो दोस्तों, मेरा नाम है विश्वजीत और आप देख रहे हो सुपर सुपर, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 1 का रीकैप, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग्स का मजा सीजन वाइज इसकी स्टोरी जानने में है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। एपिसोड 1। 6 नवंबर 1983 को अमेरिका के इंडियाना स्टेट के हॉकिंस नाम के छोटे से शहर में देखा जाता है कि एक लैब में एक अनजान जीव अटैक कर देता है एक साइंटिस्ट पर। दूसरी तरफ हम देखते हैं माइक व्हीलर, डस्टिन हेंडरसन, लूकस सिनक्लेयर और विल बायर्स को। इन सभी की उम्र अराउंड 12-13 साल है और ये सभी माइक के बेसमेंट में खेल रहे हैं डंजन्स एंड ड्रैगन्स गेम। जिसके बाद विल साइकिल चलाते हुए अपने घर जा रहा होता है, पर रास्ते में उसका सामना होता है उस अजीब जीव से, जिसके बाद विल बायर्स गायब हो जाता है। जब उसकी सिंगल मदर जॉयस बायर्स को समझ आता है कि उसका बेटा विल गायब हो गया है, तो वो तुरंत जाती है उसके गायब होने की रिपोर्ट लिखवाने पुलिस चीफ जिम हॉपर के पास। जिम विल को ढूंढना शुरू करता है और जॉयस बायर्स को भरोसा दिलाता है कि इस छोटे शहर में खोए हुए बच्चे मिल ही जाते हैं। दूसरी तरफ वो लैब जिसमें साइंटिस्ट पर अटैक हुआ था, वहाँ के डायरेक्टर डॉक्टर मार्टिन ब्रेनर जांच कर रहे होते हैं एक अजीब पर जिंदा चीज की जो आ रही होती है लैब के बेसमेंट से। जिसके बाद वो कहते हैं कि वो लड़की ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तभी हम देखते हैं एक छोटी सी परेशान बच्ची को एक हॉस्पिटल गाउन में, जो कि भूख के मारे घुस जाती है एक लोकल डाइनर में। डाइनर का ओनर बेनी उस लड़की के हाथ पर एक छोटा सा 11 का टैटू देखता है और समझ जाता है कि इसका नाम 11 है। बेनी 11 के लिए सोशल सर्विसेज को फोन करता है ताकि वो बच्ची को उसके घर पहुंचा दे, पर फोन लाइंस डॉक्टर बैनर मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो कि सोशल सर्विस एजेंट बनकर अपने एजेंट्स भेजते हैं बेनी के डाइनर में, जहां आते ही वो लोग बेनी को मार देते हैं। और ये देखते ही 11 वहां से बचकर निकल जाती है अपनी टेलीकिनेटिक पावर्स की मदद से। जॉयस के घर में उसको एक फोन कॉल आता है जिसको पिक करते ही उसका फोन शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तब जॉयस मानती है कि ये फोन उसके बेटे विल ने ही किया होगा। विल के दोस्त माइक, डस्टिन और लूकस बहुत दुखी थे अपने दोस्त के खोने की खबर से, इसलिए वो फैसला करते हैं खुद उसे जंगल में ढूंढने जाने का, जहां वो लोग मिलते हैं 11 से। एपिसोड 2 में माइक 11 को बाकी सभी के साथ अपने घर ले आता है, जहां उन सभी को समझ नहीं आता कि अब क्या करें। माइक प्लान बनाता है कि 11 ऐसा दिखाए कि वो अपने घर से भाग गई है और माइक अपनी माँ से मदद मांगे, पर 11 मना कर देती है, ये बताते हुए कि कुछ बुरे लोग उसके पीछे हैं। विल का बड़ा भाई जोनाथन अपने भाई को ढूंढते हुए अपने घर से दूर गए पिता लॉनी के पास जाता है इंडियानापोलिस, इस उम्मीद में कि शायद विल वहां गया हो, पर लॉनी मना कर देता है कि विल यहाँ नहीं आया और जोनाथन वहां से चला जाता है। हॉपर एक सर्च पार्टी लेकर विल को ढूंढते हुए लैब के पास पहुंच जाता है। उसे कुछ हॉस्पिटल गाउन दिखते हैं। 11 माइक और बाकी दोस्तों को अपनी पावर्स दिखाती है, जिसके साथ साथ वो विल को उसकी फोटो से पहचान लेती है और सभी को समझाती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। लड़कों को भी उस पर भरोसा था कि वो विल को ढूंढ सकती है। 11 लड़कों को डंजन्स एंड ड्रैगन्स का बोर्ड यूज करके समझाती है कि विल अपसाइड डाउन में है, यानी बोर्ड के नीचे, और उसे एक क्रिएचर ढूंढ रहा है जिसको सबने नाम दिया डेमोगॉर्गन। दूसरी तरफ माइक की बहन नैन्सी व्हीलर और उसकी फ्रेंड बारबरा हॉलैंड जाते हैं नैन्सी के बॉयफ्रेंड स्टीव हैरिंगटन की पार्टी में। विल को ढूंढते हुए उसका बड़ा भाई जोनाथन स्टीव के घर के पास आता है और पार्टी की कुछ फोटोज खींचता है। जॉयस को विल की तरफ से फिर एक कॉल आता है, जिसकी वजह से स्टीरियो में गाने बजने लगते हैं और वो देखती है एक दीवार से एक क्रिएचर को आते हुए। स्टीव की पार्टी में बारबरा बाहर स्विमिंग पूल के पास अकेली बैठी होती है कि तभी एक डेमोगॉर्गन उस पर अटैक कर देता है और वो गायब हो जाती है। एपिसोड 3 में बारबरा जागती है अपसाइड डाउन में। हमें दिखता है कि अपसाइड डाउन में एक सड़ती हुई फैलती हुई दुनिया है। बारबरा वहां से भागने की कोशिश करती है, पर डेमोगॉर्गन उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ जॉयस का मानना है कि विल उससे लाइट बल्ब्स के थ्रू बात कर रहा है। हॉपर विल का पता लगाने के लिए हॉकिंस लैब जाता है, जहां का स्टाफ उसे वहां की सिक्योरिटी फुटेज देखने देता है उस रात की जिस रात विल गायब हुआ था। उस फुटेज के साथ छेड़खानी हुई थी, जिसकी वजह से हॉपर डॉक्टर ब्रेनर के बारे में पता लगाता है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर ब्रेनर का लेना देना प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा के साथ है और टेरिया एविस नाम की एक औरत ने डॉक्टर ब्रेनर पर इल्जाम लगाया था कि उसने उसकी बेटी को उससे छीना है। 11 को डॉक्टर ब्रेनर की याद आती है, जिसको वो बुलाती है पापा। डॉक्टर बैनर 11 को पनिश करते हैं जब उनके कहने पर 11 एक बिल्ली को अपनी पावर से नुकसान नहीं पहुंचाती। स्कूल में स्टीव को पता चलता है कि जोनाथन ने उसकी पार्टी की कुछ फोटोज खींची थी, जिसके बाद वो उसका कैमरा तोड़ देता है।
नैन्सी को बारबरा की फोटोज मिलती हैं, जिसके साथ साथ उसे समझ आता है कि बारबरा का कहीं अता पता नहीं है। तब वो स्टीव के घर जाती है बारबरा का पता लगाने, जहाँ उसे उसकी गाड़ी दिखती है और उसका सामना होता है डेमोगोर्गन से, पर नैन्सी जैसे तैसे उससे बच के भागती है। दूसरी तरफ जॉयस अपनी दीवार पर अल्फाबेट लिखकर उन पर क्रिसमस लाइट्स लगा देती है, जिससे विल अलग अलग लेटर्स पर लाइट जलाकर बताता है कि वो वहीं है। जिसके बाद वो लिखता है रन, क्योंकि डेमोगोर्गन वहां दीवार से आ रहा है। दूसरी तरफ माइक और उसके दोस्तों को 11 पर इतना भरोसा हो चुका होता है कि वो उसे विल तक ले चलने का कहते हैं। 11 उन्हें सीधा विल के घर ले जाती है और ये देखकर लड़के फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। लेकिन इसी टेंशन के बीच उनकी नजर इमरजेंसी व्हीकल्स पर पड़ती है, जो पास की खदान की तरफ जा रही होती हैं। वहां जाकर उन्हें पानी के अंदर से विल की बॉडी मिलती है। एपिसोड 4 शुरू होता है जॉयस के इस बात पर भरोसा ना करने से कि खदान में जो बॉडी मिली है वो विल की है। ये सब देखकर माइक को फील होता है कि 11 ने उसे और उसके दोस्तों को धोखा दिया है, पर 11 प्रूव करती है कि विल अभी भी जिंदा है। जहां वो विल की आवाज माइक को सुनाती है उसके वॉकी टॉकी के थ्रू। तब माइक, डस्टिन और लूकस को समझ आता है कि वो लोग अपने स्कूल के हैम रेडियो को यूज करके 11 के थ्रू विल से बात कर सकते हैं। दूसरी तरफ नैन्सी नोटिस करती है कि जोनाथन की ली हुई फोटो में बारबरा के पीछे कोई है, जिस पे जोनाथन को समझ आता है कि ये कुछ वैसा ही है जैसा उसकी माँ ने बताया था डेमोगोर्गन के बारे में। तब नैन्सी पुलिस के पास जाती है बारबरा की खोने की रिपोर्ट लिखवाने। आगे वो लड़ती है स्टीव से, क्योंकि स्टीव को बारबरा की पड़ी ही नहीं, बल्कि वो इन सब से खुद को दूर रख रहा है अपने पिता के डर से। दूसरी तरफ हॉपर को शक होता है जब वो आदमी डेड बॉडी की जांच करने नहीं जाता जो उनके शहर में नॉर्मली बॉडी चेक करता है। तब वो स्टेट ट्रूपर को पकड़कर उसकी पिटाई कर देता है जिसने उस बॉडी को ढूंढा था। जहां वो स्टेट ट्रूपर मानता है कि उसे झूठ बोलने के ऑर्डर्स मिले थे। सभी लड़के 11 को लेकर अपने स्कूल में घुस जाते हैं, जहां 11 यूज करती है उनका रेडियो। उसी दौरान जॉयस को विल की आवाज आती है उसके लिविंग रूम की दीवार से। जॉयस तुरंत अपने वॉलपेपर को फाड़ देती है और उसे दिखता है विल। 11 हैम रेडियो से देख पाती है विल को अपनी माँ से बात करते हुए। दूसरी तरफ हॉपर जाता है मुर्दा घर में और उसे पता चलता है कि जो बॉडी मिली थी वो फेक है, जिसके बाद वो समझ जाता है कि इन सब के पीछे डॉक्टर ब्रैनर का हाथ है। जिसके बाद वो जा घुसता है हॉकिंस लैब में। एपिसोड 5 शुरू होता है हॉपर के लैब में छानबीन करने से, जहां कुछ लैब गार्ड्स उस पर अटैक करके उसे बेहोश कर देते हैं। लड़के जाकर अपने साइंस टीचर मिस्टर क्लार्क से पूछते हैं कि क्या अल्टरनेट डायमेंशन में जाना पॉसिबल है, जिस पर मिस्टर क्लार्क बताते हैं कि ये थियोरेटिकली पॉसिबल है अगर डायमेंशंस के बीच में कोई गेट हो तो। हॉपर जागता है अपने घर में, जहां उसे एक छोटा माइक छुपा हुआ दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि जॉयस सही थी। लड़के एक कंपास को यूज करते हैं उस गेट को ढूंढने के लिए जो अर्थ की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पर असर डालेगा। लड़कों के साथ जाते हुए 11 को याद आता है कि कैसे डॉक्टर ब्रेनर ने उसे एक सेंसरी डिप्रेवेशन टैंक में डालकर टेलीपैथिकली एक रशियन की बातें सुनने के लिए यूज किया था। उस रशियन की बातें सुनते हुए उसका सामना हुआ डेमोगोर्गन से। यही याद करते हुए वो कंपास की डायरेक्शन चेंज कर देती है। लड़के अपने रास्ते से भटक जाते हैं और समझ जाते हैं कि ये 11 का किया धरा है। उसमें लूकस इस बात को धोखे की तरह देखता है, जिसकी वजह से उसकी और माइक की लड़ाई हो जाती है। 11 लूकस को रोकने के लिए उसे टेलीपैथिकली दूर फेंक देती है, जिससे लूकस बेहोश हो जाता है और डस्टिन और माइक उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। पर जैसे ही लूकस होश में आता है 11 वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन टीम अप करके प्लान बनाते हैं डेमोगोर्गन को खत्म करने का, जहां जंगल में ढूंढते हुए उनका सामना होता है अपसाइड डाउन के एक छोटे से गेट से। नैन्सी उस गेट में घुस जाती है और अनजाने में डेमोगोर्गन का ध्यान खींच लेती है। वहीं गेट के बाहर जोनाथन कोशिश करता है नैन्सी को ढूंढने की, जिसके साथ साथ अपसाइड डाउन का गेट बंद होने लगता है। एपिसोड 6 शुरू होता है जोनाथन की जैसे तैसे नैन्सी को बचाने से। घर पर नैन्सी को डर लगता है अकेले रहने में, इसलिए वो जोनाथन को रात को अपने साथ रहने को कहती है। स्टीव नैन्सी से माफी मांगने आया होता है, पर नैन्सी और जोनाथन को एक साथ देखकर वो अज्यूम करता है कि नैन्सी जोनाथन अब डेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ जॉयस और हॉपर टेरी आइविस को ढूंढने निकलते हैं, जो अब बोलने चालने की हालत में नहीं है और उसका ध्यान उसकी बहन बेकी रखती है। बेकी हॉपर और जॉयस को बताती है कि उसकी बहन टेरी हिस्सा थी प्रोजेक्ट MK अल्ट्रा का, जहां वो प्रेग्नेंट हो गई और उसका मानना है कि जब टेरी की बेटी हुई जेन, तो उसे डॉक्टर ब्रेनर ने अपने पास रख लिया उसकी टेलीकिनेटिक और टेलीपैथिक एबिलिटीज की वजह से। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन कई सारे हथियार जमा करने शुरू करते हैं डेमोगोर्गन को खत्म करने के लिए, ये थ्योरी बनाते हुए कि डेमोगोर्गन खून की तरफ खींचा चला आता है। स्टीव कुछ दोस्तों के साथ मिलकर नैन्सी को बुरा भला कहना शुरू कर देता है।
जहां वो एक पॉइंट पर जोनाथन के भाई विल की भी बेइज्जती करता है, जिसकी वजह से जोनाथन स्टीव की पूरी तरह पिटाई कर देता है। जब पुलिस उसे रोकने की कोशिश करती है तो जोनाथन अनजाने में उनमें से एक को पंच कर देता है, जिसकी वजह से उसे जेल हो जाती है और पुलिस उनके हथियार रख लेती है। दूसरी तरफ 11 एक ग्रोसरी स्टोर में जाती है और एगो वेफल्स के कुछ बॉक्सेस चुरा लेती है। माइक और डस्टिन 11 को ढूंढते हुए सामने आते हैं अपने स्कूल बुलीज के, जहां उन बुलीज में से एक डस्टिन को खत्म करने की धमकी देता है ताकि माइक नीचे कूद जाए। माइक कूद जाता है पर तभी 11 माइक को अपनी पावर से बचा लेती है और उन बुलीज में से एक का हाथ तोड़ देती है, जिसके बाद अपनी पावर्स को ज्यादा यूज करने की वजह से 11 बेहोश हो जाती है और याद करती है कि कैसे डॉक्टर बैनर ने उसे डेमोगोर्गन से कांटेक्ट करने को कहा और इस वजह से अपसाइड डाउन का गेट खुल गया। तब वो रोते रोते माइक को बताती है कि उसकी वजह से डेमोगोर्गन इस डायमेंशन में आया। दूसरी तरफ लूकस जाता है खुद हॉकिन लैब्स के पास, जहां उसे पता चलता है कि ब्रेनर के एजेंट्स को 11 के बारे में पता चल गया है और अब वो माइक के घर पर अटैक करने वाले हैं। एपिसोड 7 शुरू होता है लूकस के वॉकी टॉकी के थ्रू माइक को बताने से कि कई एजेंट्स 11 को ढूंढते हुए उसके घर आ रहे हैं। माइक, डस्टिन और 11 तुरंत वहां से भागते हैं, जहां 11 अपनी पावर से एजेंट्स की एक वैन को पलट देती है और वो लोग वहां से बच के निकल जाते हैं। लूकस माइक और 11 से वापस दोस्ती कर लेता है और वो सभी चले जाते हैं जंक यार्ड में छुपने। हॉपर जॉयस के साथ वापस स्टेशन में आता है, जहां आते ही वो जोनाथन को छोड़ देता है। तब नैन्सी और जोनाथन उन दोनों को बताते हैं जो उन्हें पता है डेमोगोर्गन के बारे में। जब स्टेशन में वो बुली आता है जिसका हाथ टूट गया था, तब हॉपर को पता चलता है 11 के बारे में। तब जॉयस, हॉपर, जोनाथन और नैन्सी मिलते हैं बच्चों से विल के घर पर, जहां जॉयस और हॉपर समझ जाते हैं कि 11 ही टेरी आइविस की बेटी जेन है। वो सभी 11 को कहते हैं कि वो अपनी पावर से विल और बारबरा को ढूंढे, पर माइक को बचाने की वजह से वो बहुत कमजोर हो चुकी है। तब वो सभी मिडिल स्कूल जाते हैं ताकि 11 की पावर्स को बढ़ा सके एक खुद के बनाए सेंसरी डेप्रिवेशन टैंक से। 11 टेलीपैथिकली घुसती है अपसाइड डाउन में, जहां उसे बारबरा की डेड बॉडी मिलती है और विल दिखता है जिंदा, जो कि अपसाइड डाउन में अपने बैकयार्ड में छुपा हुआ है। तब उन्हें समझ आता है कि अपसाइड डाउन का गेट लैब के बेसमेंट में है। तब हॉपर और जॉयस घुसते हैं लैब में, पर वो पकड़े जाते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के हाथों। दूसरी तरफ नैन्सी और जोनाथन चुपके से घुसते हैं पुलिस स्टेशन में और अपने वेपन्स उठा लेते हैं, जिसके बाद वो प्लान बनाते हैं डेमोगोर्गन को अपनी तरफ लाने के लिए ताकि जॉयस और हॉपर विल को बचा सके। वहीं अपसाइड डाउन में डेमोगोर्गन विल के फोर्ट में घुस चुका था। एपिसोड 8 सीजन फिनाले शुरू होता है हॉपर की अपनी बेटी सारा को याद करने से, जो पिछले साल ही कैंसर का शिकार हो गई थी। तब हॉपर डॉक्टर बैनर को बता देता है कि 11 कहाँ है, जिसके बदले में डॉक्टर बैनर हॉपर और जॉयस को अपसाइड डाउन में जाने देता है विल को ढूंढ कर लाने के लिए। नैन्सी और जोनाथन आते हैं जोनाथन और विल बायर्स के घर पर, जहां वो अपना हाथ काट लेते हैं ताकि उनके खून से डेमोगोर्गन वहां आ जाए। स्टीव जोनाथन से अपनी लड़ाई के लिए माफी मांगने आता है वहां, पर उसके आते ही डेमोगोर्गन वहां आ जाता है और तब नैन्सी, स्टीव और जोनाथन मिलकर लड़ते हैं डेमोगोर्गन से और उसमें आग लगा देते हैं, जिसकी वजह से वो तुरंत चला जाता है वापस अपसाइड डाउन में। दूसरी तरफ 11 और लड़के मिडिल स्कूल में छुपे थे कि तभी डॉक्टर बैनर अपने एजेंट्स के साथ वहां आता है 11 को किडनैप करने, पर 11 अपनी पावर से उनमें से कई एजेंट्स को मार देती है, पर अपनी पावर ज्यादा यूज करने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। तब डॉक्टर ब्रेनर अपने बचे हुए एजेंट्स के साथ 11 और लड़कों पर पकड़ बनाते हैं, पर तभी डेमोगोर्गन वहां आ जाता है, जो कि वहां आया था मरे हुए एजेंट्स के खून की वजह से। डेमोगोर्गन डॉक्टर ब्रेनर और बाकी एजेंट्स पर अटैक कर देता है। तब तक 11 लड़कों के साथ वहां से निकल जाती है। हॉपर और जॉयस घुसते हैं अपसाइड डाउन के हॉकिंस लाइब्रेरी में, जहां उनको दिखते हैं डेमोगोर्गन के मारे हुए लोग, जिनमें बारबरा भी थी। वहीं उन्हें विल मिलता है, जो कि बेहोश हो रखा था और अपसाइड डाउन की जिंदा लटाएं घुसी हुई थी उसके मुंह में। हॉपर उन्हें विल के मुंह से निकालता है और तुरंत उसे CPR देता है, जिसके अंत में विल जागता है। दूसरी तरफ डेमोगोर्गन ने बच्चों को घेर लिया था, पर 11 अपनी आंखें खोलती है और लड़कों को साइड करते हुए जाती है डेमोगोर्गन के आगे और अपनी पूरी ताकत से वो डेमोगोर्गन को खत्म करती है। पर जैसे ही धुआं हटता है, डेमोगोर्गन और 11 दोनों गायब हो चुके थे। विल की आंख खुलती है हॉस्पिटल में। वो एक बार फिर अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ था। इस इवेंट के 1 महीने बाद क्रिसमस के मौके पर नैन्सी और स्टीव साथ है। उनकी दोस्ती जोनाथन के साथ है और बायर्स परिवार क्रिसमस मना रहा है। वो लोग खुश हैं एक दूसरे को साथ देखकर। पर तभी विल बाथरूम जाता है और खांसता है, जहां उसके मुंह से निकलता है एक स्लग जैसा जीव और विल को एक पल के लिए एहसास होता है कि वो अपसाइड डाउन में है। पर सब नॉर्मल हो जाता है और विल चुपचाप अपने परिवार के पास चला जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। तो ये था सीजन 1 का रीकैप। अब आप रेडी हो जाओ सीजन 2 के लिए, जहां विल पर अभी अपसाइड डाउन का खतरा खत्म नहीं हुआ है। रीकैप अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू गाइस, दिस इज योर होस्ट डब्ल्यू विश। मिलते हैं अगले एपिसोड में।